जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण वंश सातवाहन वंश की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर से इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए ताकि आप डिस्काउंट में कोर्स को परचेस कर सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग सातवाहन वंश को देखते हैं। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने मौर्य वंश को पूरा पढ़ा है और गुप्त वंश को पढ़ा है। अब यहाँ पर दिया है उत्तर में मौर्यों से सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी हुए शुंग और उनके बाद कण्व। देखिए, उत्तर की बात करेंगे तो मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी होते हैं ये कौन होते हैं? शुंग होते हैं और उनके बाद कण्व होते हैं। मतलब मौर्य वंश का जो विनाश होता है ये शुंग के द्वारा किया जाता है और शुंग का विनाश कण्व के द्वारा किया जाता है। जबकि दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए थे। मतलब ये भी मौर्यों के उत्तराधिकारी, मतलब मौर्य वंश के बाद इनकी स्थापना होती है, लेकिन ये साउथ इंडिया में होते हैं और मध्य भारत में होते हैं। यहाँ पे कुछ बात और भी बताई गई, हालांकि बीच में करीब 100 वर्षों का व्यवधान हुआ। मतलब मौर्य का पतन होता है, बीच में 100 वर्षों का व्यवधान होता है, छिटपुट कुछ छोटे मोटे शासक शासन करते हैं, उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना होती है। पुराणों में उल्लेखित आंध्र और सातवाहन एक ही माने जाते हैं। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया। इनकी राजधानी औरंगाबाद जिले में गोदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान, जिसे कि आधुनिक पैठान कहते हैं, उस जगह पर थी। तो देखिए, पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आंध्र और सातवाहन दोनों एक ही थे, लेकिन पुराणों की बात करेंगे तो सिर्फ आंध्र शासन का जिक्र मिलता है, सातवाहन का जिक्र नहीं मिलता है। और आगे बताया गया कि आंध्रों ने 300 वर्षों तक शासन किया था और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये क्वेश्चन कई बार बनता है। आगे दिया है, सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश के होने का दावा किया है और दैहिक अनुष्ठानों का निष्पादन किया है। तो सातवाहन ये बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और साथ ही साथ अनुष्ठान का भी निष्पादन किए हैं। ये कृष्ण, वासुदेव जैसे देवताओं की पूजा करते थे, जैसा कि नागानिका के नाने घाट गुफा अभिलेखों से जाहिर होता है। देखिए, नाने घाट गुफा अभिलेख, यहाँ से क्या पता चलता है कि सातवाहन कृष्ण और वासुदेव की पूजा किया करते थे। आगे जो सातकर्णी प्रथम द्वारा निष्पादित महान यज्ञ का उल्लेख करते हैं। देखिए, ये जो नागनिका अभिलेख है या फिर ऐसे समझिएगा नाने घाट अभिलेख है, ये सातकर्णी प्रथम द्वारा, मतलब यहाँ पे कुछ यज्ञों का भी उल्लेख होता है। इस वंश से संबंधित राजाओं की अन्य विलक्षण विशेषता उनकी मातृ नाम का इस्तेमाल करना था, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र इत्यादि। देखिए, इसकी एक और प्रमुख विशेषता क्या थी कि इस वंश के जो शासक थे वो मातृ नाम का प्रयोग किया करते थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। हालांकि वे किसी भी तरह से मातृवंशी या मातृसत्तात्मक नहीं थे, नाम का प्रयोग करते थे लेकिन मातृवंशी या मातृसत्तात्मक नहीं थे। आगे दिया, सातवाहनों ने दक्षिणापथपति, मतलब दक्षिण पथ का स्वामी, ऐसी पदवी धारण की थी। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि दक्षिण पथ का स्वामी या दक्षिणापथपति किसे कहते हैं? तो सातवाहन को कहते हैं। आगे दिया है, सातवाहन इतिहास में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि के शाही अनुदान देने की प्रथा
शुरू करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कर छूट से जुड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो सातवाहनों ने क्या किया कि ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि के शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू की है। अब यहाँ पर जानकारी है सिमुक के बारे में। सिमुक ये सातवाहन वंश का प्रथम शासक होता है। यहाँ पर दिया भी है सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये संस्थापक वाले बिंदु जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में बनता है, किस वंश की स्थापना किसने की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक करता है। सिमुक को शुंग और कण्व शक्ति का नायक कहा गया है। पुराणों में इसे आंध्र वृत्त और आंध्र जाति भी कहा गया। नागनिका के नानाघाट अभिलेख में उसका चित्र बना है। तो देखिए सिमुक का चित्र कहाँ से मिलता है, नानाघाट अभिलेख से देखने के लिए मिलता है। और आगे दिया गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए जो गौतमी पुत्र सतकर्णी या सातकर्णी इसको बोल लीजिएगा, ये सबसे प्रमुख सातवाहन वंश का शासक होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा है, इसने शकों को हराया है और अनेक क्षत्रियों शासकों का नाश किया है। तो ये खुद को एकमात्र ब्राह्मण कहता है, इसने क्षत्रियों को हराया और क्षत्रियों का विनाश किया है। उसका दावा है कि उसने छहरात वंश का नाश किया क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। देखिए नहपान ये छहरात वंश का था, इसी वजह से सातकर्णी ने इनका विनाश किया है। उसका यह दावा सही है क्योंकि नहपान के जो 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक के पास से मिले हैं, उन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। देखिए 8000 सिक्के मिले है ना, इसमें ये प्रमाणित होता है कि इसने सच में विनाश किया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा और महाराजा की पदवी ग्रहण की। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट है कि अपने शासन के अंतिम दौर में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के कर्दमक वंश के हाथों संभवतः कुछ विदित छरहता क्षेत्रों को खो दिया था। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अंतिम में, मतलब जब इसका अंत समय चल रहा होता है तो कुछ जगह पर ये हार भी जाता है। आगे दिया गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज्य किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जिनका कि शासन 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक होता है ना, कि सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए जाते हैं। तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो उत्तराधिकारी होते हैं ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी होते हैं। आगे दिया यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार पुलुवामी ने रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका आंध्र प्रदेश के अमरावती से लेख मिलता है। देखिए आंध्र प्रदेश के अमरावती से लेख मिलता है सिर्फ और सिर्फ किसका, ये पुलुवामी का मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे दिए शकों ने कोंकण समुद्र तट और मालवा तट पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिया था। देखिए शक क्या करते हैं, ये कोंकण तट को प्राप्त करने के लिए सातवाहनों से युद्ध करते हैं। फिर आगे दिया सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया था। तो ये भी बिंदु याद रखिएगा कि जो रुद्रदामन प्रथम है ये शक शासक है, इसने सातवाहनों को 2 बार हराया, मगर वैवाहिक संबंध के कारण उसका नाश नहीं किया। मतलब वैवाहिक संबंध था, इस वजह से उनका नाश नहीं किया। बाद में एक राजा यज्ञश्री सातकर्णी ने उत्तर कोंकण और मालवा के शकों को वापस ले लिया। मतलब ये शकों को हरा देते और फिर इनसे वापस ले लेते। इनका नाम होता है यज्ञश्री सातकर्णी। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाए जाते हैं। आगे दिया इन सिक्कों पर जहाज का चित्र, जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसका प्रेम का द्योतक है। मतलब ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। आगे दिया सातवाहन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर में वैशिष्ट दोनों का मिश्रण मिलता है। सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का उपयोग किया होगा क्योंकि इन दोनों जिलों में यह पता चलता है कि महापाषाण काल में लोहे की खदानें थी। ईसा से पूर्व की और बाद की सदियों में कोलार क्षेत्रों में प्राचीन स्वर्ण खदानें होने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सातवाहन थे इन्होंने लौह अयस्कों का भी प्रयोग किया और साथ में साथ यहाँ पे सोने का भी जिक्र देखने के लिए मिलता है। कोलार क्षेत्र मतलब ये जो आपने KGF मूवी देखा है वहीं से एक कोलार आया हुआ है। आगे दिया है देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया है क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। देखिए जैसे कुषाण सोने के सिक्के चलाते थे ऐसे सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए, इसे बहुमूल्य धातु उन्होंने माना। उनके सिक्के अधिकांश शीशे के हैं जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी चलाई हैं। उत्तरी दक्कन में ईसा की आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं
के भी सिक्के चलाए, है ना। लगता है कि सातवाहन और इक्ष्वाकु दोनों ने दक्कन में खनिज स्रोतों का उपयोग किया है। आगे दिया सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत थी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी राज की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। तो देखिए 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, इनकी राज की भाषा प्राकृत होती है और ये ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हैं। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, उसे सिक्का ढालने का अधिकार होता था। द्वितीय श्रेणी का जो सामंत होता था इसे महाभोज कहते थे और तृतीय श्रेणी के सामंत को सेनापति कहते थे। देखिए सामंतों की 3 श्रेणी थी, पहला राजा, दूसरा महाभोज और तीसरा सेनापति। ऐसा लगता है कि इन सामंतों और जागीरदारों को अपने अपने इलाकों में कुछ सत्ता प्राप्त थी। आगे दिया सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की थी। देखिए ब्राह्मणों को जो मतलब भूमि और मतलब जो भी दान मिलता है ये कर मुक्त होगा, इसकी शुरुआत सातवाहनों ने की थी। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के और हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाता था। मतलब जो भी ब्राह्मणों को दान मिल गया उस पर कोई भी राजकीय हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये रहा दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में। अब यहाँ पर दिया मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।